हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने चल रही है रीट की टेस्ट सीरीज और इसमें अपने टॉपिक चल रहा है ध्वनि के अभिलक्षण। ध्वनि से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं एडवांस लेवल तक के, वो अपने यहाँ सोल्व कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको ध्वनि से संबंधित बेसिक 30 प्रश्न सोल्व करवा चुका हूँ। अब उनके आगे के 30 प्रश्न हैं, तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है एक आदर्श ठोस। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपको आदर्श या नाम लिखा आ जाए पूर्णतः ठोस, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, उसमें कंपन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर ध्वनि की चाल क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, यानी अपने बता नहीं सकते। वैसे तो देखो, आदर्श नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, पर यहाँ अगर नाम आदर्श या पूर्णतः लग गया तो आपको ध्यान रखना है उसमें वेग क्या होगा, चाल क्या होगी, अनंत तक हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ये आपको पता है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इनमें से ठोस कौन है, लोहा। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, लोहे में। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता जो है वो घनत्व के समानुपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो क्या होती है, घनत्व के समानुपाती। और अपने को पता है रात को वायु का घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि ताप कम हो जाता है। ताप कम होने से वायु का घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। क्यों, वायु के घनत्व में वृद्धि के कारण बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे प्रदर्शित करती है। अब देखो दोस्तों, अपने को ये पता है ध्वनि तरंगे हैं, कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य तरंगे जब चलती हैं तो एक पॉइंट पर तो क्या होते हैं, पास आ जाते हैं कण, तब उसे बोलते हैं संपीड़न। और एक पॉइंट पर क्या होते हैं कण, आगे वाले में दूर हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विरलन। यानी कंपन में एक बार तो कण पास आएंगे यानी संपीड़न होगा, और एक बार दूर जाएंगे यानी क्या होगा, विरलन। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा क्या प्रदर्शित करती है, संपीड़न और विरलन। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा क्या प्रदर्शित करती है, श्रृंग और गर्त। इनमें ऊपर वाले पॉइंट को श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो अपने को पता है दोस्तों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या प्रदर्शित करती है, संपीड़न और विरलन प्रदर्शित करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। मेडिकल लाइन में एक प्रोसेस होती है सोनोग्राफी, जिसमें बच्चे का भी पता चल जाता है, लिंग की जांच हो जाती है। सोनोग्राफी में क्या यूज होता है, कितनी आवृत्ति यूज करते हैं ध्वनि की, अपने 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। कितनी आवृत्ति यूज करते हैं, 20,000, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। यानी मैं कह सकता हूं कि सोनोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को। किसको यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। फिर है ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो अपने को पता है दोस्तों, निर्वात में कोई भी कण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ध्वनि कहाँ संचरित होती है, जहां कंपन हो। अब निर्वात में कुछ होता ही नहीं है, कोई कंपन ही नहीं होगा, तो ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होगा, निर्वात में संचरण नहीं होगा। उसके बाद देखो दोस्तों, प्रकाश का अधिकतम वेग होगा। अपने को पता है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात का सर्वाधिक प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। फिर पूछ रहा है ध्वनि का न्यूनतम वेग किसमें होगा, वही बात, निर्वात में कुछ होता ही नहीं है, कण ही नहीं है, कंपन ही नहीं होंगे, और ध्वनि बिना कंपन के नहीं चल सकती। यानी ध्वनि का न्यूनतम वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। तो ये निर्वात से रिलेटेड 2-3 फैक्ट थे, मैंने एक साथ क्लियर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज करता है। ध्वनि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी चल सकती है। अब देखो दोस्तों, वैसे तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। वैसे तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। पर अगर विशेष स्थितियों में देखें तो ध्वनि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चल सकती है, अगर अपने चलाएं तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है। किस में चलती है, ठोस माध्यम में। बाकी दोनों माध्यमों में, जैसे द्रव और
गैस में अनुप्रस्थ तरंग चल ही नहीं सकती। अगर ध्वनि को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलाया जाए तो किसमें पॉसिबल होगा? न तो द्रव में, न गैस में, न प्लाज्मा में, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ किसमें चलती है? ठोस में चलती है। यानी ध्वनि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चल सकती है? ठोस में। उसके बाद इन तीनों की अगर अपने बात करें तो इनमें सिर्फ अनुदैर्ध्य ही रहेगी। इन द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि किस रूप में चल सकती है? सिर्फ अनुदैर्ध्य के रूप में। और जो ठोस है उसमें किस रूप में चल सकती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सुपरसोनिक विमान की चाल क्या होती है? अब देखो दोस्तों, सुपरसोनिक विमान की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक। सुपरसोनिक विमान उन्हें कहते हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से क्या हो? अधिक हो। उसके बाद देखो दोस्तों, माइक्रोफोन क्या काम करता है? माइक्रोफोन का काम क्या है दोस्तों? जो अपना माइक होता है उसमें दो तरह की चीजें चलती हैं। एक तो होता है माइक्रोफोन, वो तो क्या करता है? ध्वनि का किसमें परिवर्तन कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रीड के हिसाब से और जनरल साइंस के हिसाब से। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि का किसमें परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तन करता है? विद्युत ऊर्जा में। और इसके साथ लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर का भी बता देता हूं आपको। लाउड स्पीकर क्या करता है? जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, ये उल्टा करेगा, ध्यान रखना आप। ये क्या करेगा? उल्टा करेगा। यानी माइक्रोफोन तो ध्वनि का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है और लाउड स्पीकर इसका उल्टा विद्युत ऊर्जा का वापस किस में परिवर्तन कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। फिर है अगला क्वेश्चन देखो, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनि तरंगों, अवश्रव्य तरंगों, प्राश्रव्य तरंगों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपनी ध्वनि से संबंधित कोई भी प्रकार की ध्वनि है, अवश्रव्य, प्राश्रव्य सभी का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, मैग्नेटिज्म में चुंबकीय गुणों का या चुंबक का अध्ययन किया जाता है, काइनामेटिक्स में गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक्वास्टिक्स कौन सी ब्रांच है? वो एक्वास्टिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनिकी। ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है फिजिक्स की, उस ब्रांच का नाम क्या है? ध्वनिकी या एक्वास्टिक्स। फिर देखो दोस्तों, प्रतिध्वनि, इको, जैसे अपने पहाड़ों में या कहीं ऊंचाई पर खड़े होते हैं, पहाड़ों में जो अपने बोलते हैं तो अपनी आवाज वापस आती है। अब वापस आवाज आई कैसे? किस घटना के कारण? वो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। आवाज का वापस आना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि या इको। और ये होता किस घटना के कारण है? परावर्तन के कारण, क्योंकि परावर्तन ही ऐसी चीज है जिसमें टकरा कर वापस आती हैं तरंगे। फिर है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? भी आप मतलब श्रोता हैं, आप जैसे पहाड़ों पर खड़े हैं, आप बोल रहे हो तो आप श्रोता हो गए क्योंकि आपको ही सुन रही है वो। आपकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर पहाड़ हो गए परावर्तक, जहाँ से टकराकर वापस आएगी। तो आप में और परावर्तक के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अगर कम से कम 17 मीटर दूरी है तो ही आपको आपकी आवाज़ उस परावर्तक से टकराकर वापस सुनाई देगी। अगर दूरी 17 मीटर नहीं है कम से कम तो आपको अपनी आवाज वापस सुनाई नहीं देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंग संचरण के लिए अधिक दाब व अधिक घनत्व वाला बिंदु होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और ये चलती किस रूप में है? संपीड़न और विरलन के रूप में। संपीड़न पर कण पास आ जाते हैं कंपन करते हुए, तो पास आ जाएंगे तो वहां दाब भी क्या हो जाएगा? ज्यादा, और घनत्व भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और विरलन पर दूर हो जाते हैं, यानी उस समय दाब भी कम और घनत्व भी कम। तो ध्वनि तरंग संचरण के लिए अधिक दाब और अधिक घनत्व वाला बिंदु कौन सा होगा? संपीड़न, क्योंकि यहां सारे कण पास आ जाएंगे। और विरलन पर क्या हो जाएगा? कम दाब और कम घनत्व हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती हैं। अब ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने अभी वहां बताया आपको अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी, गैस में, यानी सभी में चल सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण तीनों माध्यमों में हो सकता है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में चलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल किसमें होता है? ठोस में। और अनुदैर्ध्य तरंगें जो है वो तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, अब आ रहे हैं ध्वनि के अभिलक्षण, क्योंकि ये तरंग है तो तरंग के हिसाब से मैंने कुछ गुण लिए हैं। ध्वनि तरंग का साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, ये है साम्यावस्था, और इससे ये जो अधिकतम विस्थापन है कितना ऊपर उठी है, इसे अपने क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं इसे? ध्वनि तरंग का साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अब देखो ये बेसिक सी बातें हैं। 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। 1 चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इन पे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि अपने इस क्वेश्चन को वहाँ सोल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने ये पूछा है यदि तरंग की आवर्ती मैंने दी है आपको 20 हर्ट्ज। आवर्ती को आप एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, न्यू से भी और एफ से भी, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आवर्ती दे रखी है 20 हर्ट्ज और तरंगदैर्ध्य दे रखी है आपको कितनी? 10 मीटर लैम्डा। और आपसे पूछा क्या है? चाल पूछी है। क्या पूछी है? ध्वनि की चाल पूछी गई, यानी वेग पूछा गया है। तो आपको रिलेशन पता है, v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। अगर आवर्तकाल दिया होता तो आपको पता है रिलेशन क्या बन जाता? आवर्ती का उल्टा क्या होता है? आवर्तकाल। भी आप ये रिलेशन याद रखो, v बराबर एन लैम्डा। अगर आवर्ती तरंगदैर्ध्य दिया है तो इससे हो जाएगा। अगर आवर्ती ना देके आवर्तकाल दिया हो तो आवर्ती का उल्टा क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तब आप ये रिलेशन यूज, अब इस रिलेशन को यूज करके अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। v बराबर एन की वैल्यू कितनी है? 20, लैम्डा कितना है? 10। तो 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मान किस में दिए गए हैं? मीटर और हर्ट्ज में। एमकेएस में दिए गए हैं तो एमकेएस में ही आएंगे। तो देखो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? 200 मीटर पर सेकंड। इस तरह से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रख, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो दोस्तों ध्वनि तरंग का संचरण नियतांक, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। संचरण नियतांक क्या होता है? के, जो होता क्या है? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। ध्वनि तरंग का जो संचरण नियतांक है, ये जब अपने तरंग की समीकरण बनाते हैं y बराबर a sin ओमेगा t, इस तरह से जब समीकरणें बनती है तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं k को संचरण नियतांक, और इसका मान कितना होता है? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग, जो अपनी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती है अल्ट्रासाउंड, इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनका यूज धातु में आंतरिक दरारें ज्ञात करने में भी किया जाता है। भी अगर अंडरग्राउंड अपने कोई पाइप डाली हुई है, अब उसमें मान लो कोई दरार आ गई, तो अपने पूरी जमीन थोड़ी खोदेंगे, पाइप थोड़ी निकालेंगे, कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम खराब होगा। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? उसके अंदर कौन सी तरंगें डाली जाती है? पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगों से पता चल जाता है जहां से आवाज बाहर निकलती है, इसका मतलब यहाँ पे क्रैक है, टूटी हुई है धातु। समुंदर या झील की गहराई ज्ञात करने में भी इसका यूज होता है। सबमरीन्स यानी पनडुब्बी, आइसबर्ग यानी जो बर्फ के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको ढूंढने में भी होता है। यानी सभी में इसका यूज किया जाता है। अब देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनमें कंफ्यूजन रहती है, इन सभी को मैंने एक साथ लिया है, तो ध्यान से देखिए। ध्वनि तरंगों का वेग ज्ञात करने के लिए न्यूटन भाई साहब ने कौन सा सूत्र दिया? तो ये रहा न्यूटन का सूत्र। क्या है? v बराबर रूट में e अपॉन में रो। e यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक है और रो जो है वो माध्यम का क्या है? घनत्व है। e तो क्या है यहाँ पे? प्रत्यास्था गुणांक, और रो क्या है यहाँ पर? माध्यम का घनत्व है। न्यूटन ने ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया था। ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूटन का सूत्र क्या है? v बराबर रूट में e अपॉन में रो। इससे जुड़ी बातें और आएगी आगे, देखते हैं। न्यूटन ने गैस माध्यम में ध्वनि तरंग संचरण को कौन सा प्रक्रम माना? अब न्यूटन क्या कहता है? भी जब गैस माध्यम में चलती है ध्वनि, किसी भी गैस माध्यम में चलती है, वायु में चलती है, तो वहां कौन सी प्रक्रिया होती है? समतापी प्रक्रिया होती है, यानी ताप क्या रहता है? नियत रहता है। ये किसने माना? न्यूटन ने माना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन ने ये सूत्र किस प्रक्रम के आधार पर दिया? समतापी प्रक्रम के आधार पर। अब आ गया लाप्लांस के अनुसार। लाप्लांस जो है इसे समतापी नहीं मानता, उसे क्या मानता है? वो रुद्रोष्म प्रक्रम मानता है।
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भी ध्वनि का वेग वायु में या गैस में ज्ञात करने के लिए न्यूटन ने तो कौन सा प्रक्रम माना, समतापी, और ध्वनि के वेग को वायु में ज्ञात करने के लिए लाप्लांस ने कौन सा प्रक्रम माना, रुद्रोष्म प्रक्रम मान ज्ञात किया। न्यूटन के अनुसार वायु में ध्वनि तरंगों का वेग, जब न्यूटन ने ये सूत्र लगाया और ये प्रक्रम माना तो न्यूटन को वेग कितना मिला, 279 मीटर पर सेकंड मिला। कितना मिला, 279 मीटर पर सेकंड, जो कि सही नहीं है। ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, और न्यूटन को उतना वेग प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए फिर कौन से भाई साहब आए, लाप्लांस आए, और उन्होंने कहा नहीं, समतापी की जगह कौन सा प्रक्रम लेना है, रुद्रोष्म लेना है, और सूत्र ये नहीं होगा, तो इन्होंने अपना सूत्र नया दे दिया, ये वाला। इसे बोला गया लाप्लांस संशोधन। यानी न्यूटन ने तो कौन सा सूत्र यूज किया, v बराबर रूट में E अपॉन रो, और प्रक्रम कौन सा माना, समतापी। उससे उसका मान कितना निकला, 279 मीटर पर सेकंड, जो कि सही नहीं है। फिर कौन आया, लाप्लांस। लाप्लांस ने समतापी की जगह प्रक्रम कौन सा मान लिया, रुद्रोष्म, और सूत्र कौन सा दे दिया, v बराबर रूट में रो E अपॉन में, ये गामा है, सॉरी, v बराबर रूट में गामा E अपॉन में रो घनत्व है, E प्रत्यास्था गुणांक है। ये जो गामा है इसे बोलते हैं रुद्रोष्म निष्पत्ति। क्या बोलते हैं इसे, रुद्रोष्म निष्पत्ति बोलते हैं, जो गैसों वाले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये लाप्लांस का सूत्र है। लाप्लांस के अनुसार जब उसने अपनी कैलकुलेशन की तो उसका वेग कितना आया, 332 मीटर पर सेकंड आया, जो कि एकदम सही मान प्राप्त हुआ। यानी सबसे सही मान किसने ज्ञात किया, न्यूटन ने या लाप्लांस ने, लाप्लांस ने ज्ञात किया। तो आपको ध्यान रखनी है 5-6 चीजें जो बेसिक है। न्यूटन का सूत्र क्या था, न्यूटन ने प्रक्रम कौन सा माना, न्यूटन का मान कितना आया, फिर लाप्लांस का सूत्र क्या है, लाप्लांस ने प्रक्रम कौन सा माना, और लाप्लांस ने मान को, लाप्लांस ने सही मान ज्ञात किया। इसे बोलते हैं लाप्लांस संशोधन। क्या बोलते हैं, लाप्लांस संशोधन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में ही करवा चुका हूं। माध्यम का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, अधिक, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया था तीव्रता जो है ध्वनि की वो घनत्व के क्या होती है, समानुपाती होती है। तीव्रता घनत्व के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी माध्यम का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व अगर बढ़ाएंगे तो तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है। इसी पे एक एग्जांपल दिया मैंने, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी। अब इनमें से देखो तीव्रता पूछी अपने से, तो तीव्रता किसकी ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, देखो ध्यान से, निर्वात वायु CO2, इनमें से कौन भारी है, किसका घनत्व ज्यादा होगा, CO2 का। किसका घनत्व ज्यादा होगा, CO2 का घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए CO2 की तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हैं दोस्तों आगे वाले 30 प्रश्न। ध्वनि पर अपने कुल मिला के 60 प्रश्न हल कर चुके हैं, और प्लस में 5-10 बेसिक चीजें और बता दी गई है आपको। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ भी आए होंगे, और आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कंटेंट क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगले वीडियो में नए 30 प्रश्नों के साथ मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में।